दोस्तों नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालक में हम पढ़ रहे हैं बौद्धिक विशिष्ट बालक। और बौद्धिक विशिष्ट बालक में एक बच्चे के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, जीनियस बालक, प्रतिभाशाली बालक। सेकंड बच्चा पिछड़े बालक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पिछड़े बालक का यदि मैं एग्जाम पैटर्न की आपके साथ बात करूं तो पिछड़े बालक पे सेकंड ग्रेड एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना। बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े बालक पे सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन रिट में अभी तक केवल एक प्रश्न आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें, छोड़ दें। हमें कंप्लीटली ही इन बिंदुओं को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, एक एक चीज को करने की हमें कोशिश करनी है। मैं पूरा प्रिंट बताऊंगा आपको, कहां से क्या प्रश्न पूछा गया और आपको क्या चीज देखनी है। छोटा सा बच्चा है, ज्यादा कोई बड़ा बिंदु है भी नहीं है। पिछड़े बालक, सामान्य अर्थ की अपन बात करें, पिछड़ा बालक क्या होता है? जो बालक सामान्य बालक से पीछे रहता है, मतलब जो बालक औसत कार्य नहीं कर पाता है, औसत छात्र से पीछे रहता है, वो बच्चा सामान्य पिछड़ा बालक। मतलब सामान्य अर्थ यदि है तो वो ये है कि जो औसत कार्य नहीं कर पाएगा, जो औसत छात्र से पीछे रहेगा, एवरेज छात्र से पीछे रहने वाला बच्चा क्या कहलाता है साहब? पिछड़ा कहलाता है। तो एवरेज के जस्ट पीछे रहने वाला बच्चा क्या कहलाएगा? पिछड़ा कहलाएगा। ये पिछड़े बालक की एक सामान्य रूप से एक विशेषता है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये पिछड़े बालक की सामान्य रूप से विशेषता है। इसमें एक सामान्य रूप से आप अर्थ लिख लो, वो बालक जो औसत छात्र से पीछे रहता है या औसत कार्य नहीं कर पाता है, वो क्या है? पिछड़ा बालक है। जो औसत कार्य नहीं कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है? औसत कार्य नहीं कर पाता है, वह बच्चा क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक है। तो ये इसका सामान्य अर्थ है। जो औसत कार्य नहीं कर पाएगा वो बच्चा क्या कहलाएगा? पिछड़ा बालक कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। और पिछड़े बालक पे सबसे अधिक जो कार्य किया था वो सिरिल बर्ट ने किया है। किसने किया? सिरिल बर्ट। और इनका 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपको याद रखना है कि पिछड़े बालक पे विशेष कार्य किसने किया? आप कह दोगे साहब सिरिल बर्ट ने किया। तो सिरिल बर्ट पे 2 प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिरिल बर्ट ने किताब लिखी थी द बैकवर्ड चाइल्ड। किताब का नाम क्या है? द बैकवर्ड चाइल्ड जो है वो इनकी किताब का नाम है, याद रखना। एक तो ये किताब लिखी थी सिरिल बर्ट ने, द बैकवर्ड चाइल्ड, और इसमें एक तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। और एक इन्होंने कहा था कि इन बच्चों का जो शिक्षा अंक है वो 85 से कम होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो 2 प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको स्पेशली ये बिंदु याद रखना है। पिछड़े बालक का मतलब है जो औसत कार्य नहीं कर पाता है, औसत छात्र से पीछे रहता है, वो पिछड़ा बालक है। किसने कार्य किया? सिरिल बर्ट ने किया है। और सिरिल बर्ट ने कौन सी किताब लिखी है? द बैकवर्ड चाइल्ड लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? द बैकवर्ड चाइल्ड। और इस किताब में इन्होंने क्या लिखा है? इस किताब में इन्होंने लिखा है कि वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं, जो अन्य बच्चों के लिए बड़ा सामान्य होता है, वो बच्चा क्या होता है? पिछड़ा बालक। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप। सिरिल बर्ट लिख लिया आपने, किताब का नाम द बैकवर्ड चाइल्ड। एक परिभाषा लिख लो, वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में, वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं, जो उनकी आयु के बालकों के लिए सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है। समझ में आएगी? वे बालक, सिरिल बर्ट ने द बैकवर्ड चाइल्ड में क्या डेफिनेशन दी? वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में, मान लो कि एक 7वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। और अपने से उस नीचे की उस कक्षा का, तो 7वीं क्लास का बच्चा है तो इसका मतलब 6th क्लास में, यानी 6ठी क्लास का वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, औसत कार्य नहीं कर पाता है, जो उसकी आयु के बालक के लिए, मतलब उसके साथ वाले बच्चे हैं, वो उसको यूं चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने से जस्ट नीचे की उस कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, तो बच्चा क्या कहलाएगा? पिछड़ा। ये सेकंड ग्रेड में आई हुई डेफिनेशन है, याद कर लेना। सिरिल बर्ट लिख लो, वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, जो उसकी आयु के बालकों के लिए क्या होता है? सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है।
जो उसकी आयु के बालकों के लिए क्या होता है, सामान्य। किसने कहा है, सिरिल बरट ने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं, जो उनकी आयु के बालकों के लिए क्या होता है, सामान्य होता है। किसने कहा है, सिरिल बरट ने कहा है। ठीक है, एक तो ये सिरिल बरट का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, द बैकवर्ड चाइल्ड। सिरिल बरट ने सबसे अधिक पिछड़े बालक पे कार्य किया है, और सिरिल बरट ने ये कहा था कि इन बच्चों का जो शिक्षा अंक होता है, क्या होता है, शिक्षा अंक। शिक्षा अंक अपन कैसे निकालेंगे, ईए बटा सीए गुणा 100। ईए बटा सीए गुणा, ईए का मतलब होता है शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु, और सीए का मतलब होता है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का कॉन्सेप्ट स्पेशली जो था वो होता है कि आप डीओबी, जिस पे स्पेशली कार्य किया था स्टर्न ने। किसने कार्य किया था, स्टर्न ने इस पे सबसे अधिक कार्य किया था, वास्तविक आयु पे। और शैक्षिक आयु का मतलब होता है कि अलग अलग विषयों में जो आपकी उपलब्धि होती है उसका औसत निकाल के अपन शैक्षिक आयु निकालते हैं। आपके अलग अलग विषय, मान लो मैथ में कितनी आ रही है, साइंस में कितनी आ रही है, सोशल साइंस में कितनी आ रही है, तो उन सब विषयों की एक औसत अपन एवरेज निकाल देते हैं, वो आपकी शैक्षिक आयु होती है, गुणा 100। तो शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ये शिक्षा अंक को निकालने का, जानने का सूत्र है। और जो पिछड़े बालक होते हैं उनका शिक्षा अंक कितना होता है, इसने 85 से कम बताया। कितना बताया है, 85 से कम बताया। तो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना कि पिछड़े बालकों का शिक्षा अंक क्या होता है, 85 से 85 से कम होता है। इनका फार्मूला है ईए बटा सी। आपने देखा होगा कि अपने अवनी मनोविज्ञान का जो पुराना एडिशन उसमें लिखा होगा उपलब्धि स्तर बटा वास्तविक आयु गुणा 100, वो भी एक शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का एक सूत्र है। लेकिन जो सिरिल बर्ट ने बताया था वो ये बताया था ईए बटा सीए गुणा 100। तो शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, यानी जिन बच्चों की शैक्षिक आयु 85 से कम है, कितनी है, 85 से कम है, वो बच्चे क्या कहलाएंगे, वो बच्चे पिछड़े बालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पिछड़े बालक वो स्पेशली कहलाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। 85 से कम बताया, ईए बटा सीए गुणा 100, शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो शिक्षा अंक निकालने का ये जो है वो फार्मूला याद रखना। क्या है, शिक्षा अंक निकालने का क्या है, ये फार्मूला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि जो होती है वो 85 से कम होती है। ठीक है, अब देखना एक परिभाषा में और लिखा रहा हूं, सोनेल। सोनेल ने क्या कहा था, नॉर्मली नहीं आएगा लेकिन नॉलेज के लिए, सोनेल ने कहा था कि पिछड़े बालक का मतलब है जो अपने आयु के बालकों से शैक्षिक मंदता दिखाता है। अपनी आयु के बालकों से, अपनी आयु के बालकों से, अपनी आयु के बालकों से शैक्षिक मंदता, अपनी आयु के बालकों से शैक्षिक मंदता दिखाना ही क्या है, पिछड़ा बालक है। तो सोनेल ने क्या कहा है, अपनी आयु के बालकों से शैक्षिक मंदता दिखाना क्या है, पिछड़ा बालक। किसकी परिभाषा है ये, सोनेल की डेफिनेशन। किसी डेफिनेशन है, सोनेल की। तो अपनी आयु के बालकों से शैक्षिक मंदता दिखाना क्या है, पिछड़ा बालक। क्या है, पिछड़ा बालक। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट। तो सोनेल हो गया, सिरिल बरट हो गया। सोनेल इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन सिरिल बरट को याद कर जाना। ठीक है, पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं सामान्य पिछड़े बालक और एक होते हैं विशिष्ट पिछड़े बालक। सामान्य पिछड़े बालक और दूसरे होते हैं विशिष्ट पिछड़े बालक। सामान्य और विशिष्ट पिछड़े क्या है, तो सामान्य और विशिष्ट पिछड़ेपन का मतलब होता है कि सामान्य का मतलब है सभी विषयों में कमजोर हो, और विशिष्ट पिछड़ेपन का मतलब है विषय विशेष में कमजोर हो। ठीक है, तो सामान्य का मतलब सभी विषयों में, मतलब मैंने सोशल साइंस भी उतनी नहीं आती, मैथ भी नहीं आती, साइकोलॉजी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, मैं सभी में बिलो हूं, तो इसका मतलब वो कौन सा पिछड़ापन है, सामान्य है। और मैं कोई विषय विशेष में कमजोर हूं या कोई विषय विशेष में बहुत अच्छा हूं, तो ये पिछड़ापन मेरा क्या कहलाएगा, विशिष्ट पिछड़ापन। तो लिखो, तो लिख लो, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य का मतलब है विषय विशेष में कमजोर होना, सामान्य का मतलब है विषय विशेष में कमजोर होना, और विशिष्ट का मतलब है, सामान्य का मतलब है सभी विषयों में। सामान्य का मतलब क्या होगा, सभी विषयों में, सभी विषयों में, सभी विषयों में कमजोर। और इसका मतलब है विषय विशेष में, विषय विशेष में कमजोर, विषय विशेष में कमजोर। सामान्य का मतलब सभी विषयों में कमजोर, और विशिष्ट का मतलब है विषय विशेष में कमजोर। ठीक है, तो पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं, सभी विषयों में कमजोर सामान्य पिछड़े बालक, और विशिष्ट का मतलब होता है विषय विशेष में कमजोर। सामान्य सभी विषयों में कमजोर, विशिष्ट का मतलब विषय विशेष में कमजोर, याद रखना है। ठीक है, सोनेल की डेफिनेशन याद रखना, अपने आयु के बालकों से शैक्षिक मंदता यह बच्चा दिखाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है यहां तक। ठीक है, आगे चलें।
सामान्य बालक, विशिष्ट बालक। अब इन बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विशेषताओं में याद रखना, रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिंपल सा तरीका बता दूं कि प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होगी वो तो पिछड़े बालक में पाई नहीं जा सकती। तो प्रतिभाशाली बालक याद है तो पिछड़े बालक को याद करने में जोर ही नहीं आएगा। प्रतिभाशाली में वो विशिष्ट बौद्धिक योग्यताएं, वो सब की सब योग्यताएं पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक में नहीं पाई जाएंगी। तो सिंपल सा याद करने का तरीका है, प्रतिभाशाली बालक की एक भी विशेषता नहीं होगी और यह बालक उससे बहुत डाउन होगा हर उपलब्धि में, चाहे शैक्षिक हो, चाहे बौद्धिक योग्यताएं, चाहे और योग्यताएं हो। मतलब इनमें लगभग नेगेटिव ही नेगेटिव विशेषताएं पाई जाएंगी। एक सिंपल सा एक तरीका है याद करने का, ठीक है। विशेषताओं में देखो आप, मानसिक योग्यताएं इनमें क्या होती हैं? निम्न होती हैं। मानसिक योग्यता क्या होगी? निम्न होगी, सामान्य से कम होगी, ठीक है। तो मानसिक योग्यता जैसे कि तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, ये इनकी बहुत कमजोर होती हैं। सीखने की गति जो होती है वो क्या होती है? इनकी धीमी होती है, स्लो लर्नर होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, पाठ पढ़ाने के बाद समझ में आता है, ठीक है। ये निराशावादी व आत्मविश्वास का अभाव होता है, निराशावादी होते हैं, आत्मविश्वास इनमें कमजोर होता है। निराशावादी व आत्मविश्वास क्या होता है? कमजोर होता है। निराशावादी व आत्मविश्वास क्या होता है? इनमें कमजोर होता है। चौथा, ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। ये मंद बुद्धि बालक भी होंगे और ये भी होते हैं, संवेगात्मक रूप से कमजोर या अस्थिर होते हैं। समायोजन इनका कमजोर होता है, समायोजन जो है वो क्या होता है? कमजोर होता है। मानसिक योग्यताएं निम्न होती हैं, गति धीमी होती है सीखने की। निराशावादी, आत्मविश्वास जो है कमजोर है। संवेगात्मक रूप से बच्चे क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। समायोजन बहुत कमजोर होता है। शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक लब्धि कमजोर। मानसिक आयु कमजोर, मानसिक आयु कमजोर, समझ रहे हो कि भाई इनकी आयु है मान लो 10 साल, तो मानसिक आयु 10 साल होनी चाहिए, लेकिन इनकी मानसिक आयु क्या होगी? 5 या 7 साल ही होगी, तो कम होगी। जो वास्तविक आयु उससे मानसिक आयु कम होगी, ठीक है। तो मानसिक आयु भी कमजोर है इनकी, मानसिक आयु भी कमजोर है। शैक्षिक लब्धि भी कमजोर है, ठीक है। उपलब्धि लब्धि भी कमजोर है, उपलब्धि लब्धि भी क्या है? कमजोर है। तो शैक्षिक लब्धि का कमजोर होना, मानसिक आयु का कमजोर होना, उपलब्धि लब्धि का कमजोर होना, ये सब इनकी कमजोर होगी, याद रखना। निराशावादी होते हैं, आत्मविश्वास का अभाव। मतलब आपको इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये अप्लाइड से बिंदु है। आप अपने माइंड में सोचोगे सर ये तो कॉमन सी बातें हैं कि इनमें नेगेटिवली पाई जाएंगी, तो सब कमजोर विशेषताएं सब इनमें है। मानसिक योग्यता नहीं है, निम्न है, गति धीमी है सीखने की। निराशावादी, आत्मविश्वास, संवेगात्मक से कमजोर, समायोजन कमजोर। शैक्षिक लब्धि, मानसिक आयु, उपलब्धि लब्धि कमजोर होती है। आगे देखिए, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है इनमें। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है, कि समाज के अपोजिट व्यवहार जो है बच्चे करेंगे, क्योंकि सामाजिक नैतिक मूल्यों का ऐसे बच्चों में क्या पाया जाता है? अभाव एक प्रकार से पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। सामान्य पाठ्यक्रम से सीख नहीं पाते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम व सामान्य शिक्षण विधि, सामान्य पाठ्यक्रम व सामान्य शिक्षण विधि से सीख नहीं पाना, से सीख नहीं पाना। सामान्य पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षण विधि से सीख नहीं पाना। सामान्य पाठ्यक्रम व सामान्य शिक्षण विधि से क्या नहीं कर पाना? लर्न नहीं कर पाना। सामान्य पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षण विधि से लर्न नहीं कर पाना, लिख लो ये। सामान्य पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षण विधि से लर्न नहीं कर पाना। तो ये इनकी एक प्रकार से क्या हो गया? नॉर्मली विशेषताएं होगी। आप तो याद रखो कि इनकी जो प्रतिभाशाली बालक में जो विशेषताओं की चर्चा की थी हमने, शब्द भंडार बहुत बड़ा होता है, सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं, तार्किक अमूर्त चिंतन होते हैं, वो सब चीजें इनमें कमजोर है, वो होती नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये इनकी स्पेशली विशेषताएं, हर कार्य को धीरे धीरे करते हैं, सीखने की गति बहुत धीमी होती है, आत्मविश्वास डाउन होता है, निराशावादी होते हैं, ठीक है, समायोजन नहीं कर पाते हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। तो ये इनको आपको देखना है। अब पिछड़े बालक, ये बच्चा होता क्यों है? एक प्रश्न ऐसा बहुत बार पूछा गया है कि एक बालक कक्षा 5 तक अच्छा था, लेकिन कक्षा 7 में जाते जाते उसकी शैक्षिक उपलब्धि कमजोर रहने लगी, तो बालक क्या होगा? तो बच्चा पिछड़ा बालक होगा। ये 5 तक अच्छा था और 7 में जाके कमजोर रहने लग गया, मतलब वो बच्चा क्या है? पिछड़ा बालक है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछता तो आपको पिछड़ा बालक करना है, ठीक है।
अब देखना इसके कारण क्या है, मतलब ये बच्चे पिछड़े बालक जन्मजात होते हैं या अर्जित होते हैं। तो कारण में याद रखना ये जन्मजात भी हो सकता है निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से, आनुवांशिक दोष की वजह से, लेकिन अधिकतर पिछड़े बालक जो होते हैं वो वातावरण की वजह से बनते हैं, मतलब अर्जित होते हैं, याद रखना। तो इसमें कई कारण हैं। एक तो ये हो सकता है कि शारीरिक दोष हो गया बच्चे में, फिजिकल डिफिशियंसी है, शारीरिक रोग या दोष, शारीरिक रोग या दोष एक कारण हो सकता है बच्चे में, ठीक है। दूसरा निम्न बुद्धि लब्धि, ये भी एक रीजन है। निम्न बुद्धि लब्धि ये भी एक कारण है बच्चे में कि बुद्धि लब्धि बहुत डाउन है। इनकी बुद्धि लब्धि जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, लगभग 90 से कम, 90 से कम बुद्धि लब्धि होती है इनकी, ठीक है ना। यानी 80 से 90 स्पेशली इनकी मानी जाती है। प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, याद रखना। इनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कम मानी जाती है, 80 से 90 बुद्धि लब्धि इनकी पाई जाती है, मतलब 90 से कम होगी। स्पेशली 80 से 90 इनका आईक्यू लेवल होता है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टार दे लेना इसको, ठीक है ना। ये स्टार दे लेना, 80 से 90 ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है पिछड़े बालक की, तो 80 से 90 के आसपास, 90 से नीचे होगी, याद रखना, ठीक है। तीसरा कारण पारिवारिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं। अब पारिवारिक कारण क्या होंगे मैं यहां दिखाऊंगा नहीं, आप तो समझो, अप्लाइड बिंदु है। पारिवारिक कारण का मतलब क्या है, परिवार का आकार बहुत बड़ा है, अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा, माता पिता अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं हैं, माता पिता में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे का साथ बहुत गंदा व्यवहार होता है, ठीक है। तो पारिवारिक वातावरण यदि कलुषित है, गंदा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत बड़ा आकार है, माता पिता में लड़ाई झगड़े हो, परिवार बहुत निर्धन हो, तो इस वजह से बच्चा पिछड़ा बन सकता है। तो नेगेटिव रीजन आएंगे वो सब आएंगे, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो ये नेगेटिव पारिवारिक कारण होता है, जो माता पिता में लड़ाई झगड़े होते हो, माता पिता की कोई मृत्यु हो जाए, ठीक है, परिवार बहुत निर्धन हो, बहुत बड़ा आकार हो, बच्चे की बहुत ज्यादा उपेक्षा हो, वहां बच्चा पिछड़ा बन सकता है। ऐसे ही विद्यालय का वातावरण आ जाएगा, क्या जाएगा, विद्यालय का वातावरण। तो विद्यालय के वातावरण में भी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा कि टीचर्स उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है, शिक्षण विधियां अच्छा नहीं है, अनुशासन बहुत खराब है। तो नेगेटिव इन्वायरमेंट, चाहे वो परिवार का हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे समाज का हो, वो बच्चे को पिछड़ा बनाती, याद रखना। तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिंदु बहुत अप्लाइड सेंस के बिंदु हैं कि नेगेटिव विद्यालय का वातावरण, चाहे वो टीचर का व्यवहार गलत हो रहा है, टीचिंग मेथड टीचर का गलत है, पाठ्यक्रम बहुत बेकार है, तो वहां बच्चा पिछड़ा बन सकता है, वो परेशान हो सकता है और वो एकदम से उसकी शैक्षिक उपलब्धि डाउन रह सकती है। तो विद्यालय भी एक प्रकार से जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार समाज का वातावरण हो सकता है। समाज में लड़ाई झगड़े हो, वर्ग संघर्ष हो, ऊंच नीच की भाव हो, ठीक है, तो वहां भी बच्चा में पिछड़ेपन का दोष पैदा हो सकता है, वो समाज के विकृतियों को देखकर कुंठित बन सकता है। तो परिवार, विद्यालय और समाज तीनों ही कहीं ना कहीं बच्चे को पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा उसके व्यक्तिगत कारणों में शारीरिक रोग या दोष हो सकता है, निम्न बुद्धि लब्धि हो सकता है, कोई आनुवांशिक विकार उसमें हो सकता है। तो इन कारणों को लेकर बच्चा जो है पिछड़ा बन सकता है। लिखना चाहो तो एक हेडलाइन लिख लो, बाकी प्रश्न नहीं पूछा गया है और ये नॉर्मल अप्लाइड बिंदु, इन बिंदु को पढ़ने और रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती, याद रखना। बहुत सामान्य चीजें हैं, परिवार, माता पिता, विद्यालय, निम्न बुद्धि लब्धि, शारीरिक रोग या दोष। ठीक है, अब इनके लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, मतलब शिक्षा कैसी होगी। तो शिक्षा में इनके लिए सब कुछ अलग होगा, बहुत सरल रूप में होगा। एजुकेशन पे एक ही प्रश्न पूछा गया आपके रिट 2016 में। रिट 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि निदानात्मक उपचारात्मक विधि का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। वैसे तो निदानात्मक उपचारात्मक विधि हर बच्चों के लिए किया जाना चाहिए, तो वहां पिछड़े बालक के लिए पूछा था कि पिछड़े बालक के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो निदानात्मक उपचारात्मक विधि रिट 2016 में आया था। किस में आया था, रिट 2016 में। तो कम से कम ये लाइन तो जरूर याद रखना, ठीक है। सरल व रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, सरल व रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम, ताकि इनका इंटरेस्ट बने, एकदम इजी वे में पढ़ाओ, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाओ, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करो, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, साइकोलॉजिकल मेथड, खेल विधि का प्रयोग, मनोवैज्ञानिक खेल विधि का प्रयोग करो, ठीक है। इनके दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ते हुए पढ़ाओ, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना, ताकि इनको थोड़ा सा अच्छा लगे, इनके समझ में आए, जोड़ते हुए सिखाना। मूर्त अनुभवों का प्रयोग, मूर्त अनुभव, प्रत्यक्ष वस्तु, टीचिंग एड का प्रयोग करें, अपने पढ़ाएंगे दिखा दिखा के, वस्तुओं को दिखा दिखा के पढ़ाएं, टीचिंग एड का प्रयोग करें, सर्वेदर्शी सामग्री का प्रयोग करें, तो इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। विशेष खेल आधारित मनोवैज्ञानिक विधियां हो गई। व्यक्तिगत रूप से इनके साथ बात करें, छोटे समूह में इनको शिक्षा दें,
छोटे समूह में, एकदम छोटे बड़े बड़े ग्रुप में नहीं, छोटे समूह में इनको अपन पढ़ाएं, छोटे समूह में शिक्षा दें। प्रेम सहयोग सहानुभूति पूर्वक व्यवहार हो इनके साथ, प्रेम सहयोग व सहानुभूति पूर्वक व्यवहार हो, मतलब हर बात आराम से प्रेम से इनको समझाएं, मतलब पॉजिटिवली आंसर देना है एजुकेशन में आपको, ठीक है। लिख लो, निदानात्मक उपचारात्मक विधि सबसे बेस्ट आंसर है। सरल व रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए इनको पढ़ाना, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग यानी कि टीचिंग एड, सर्वदर्शी सहायक सामग्री का प्रयोग, सरल मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, खेल व मनोवैज्ञानिक विधियां, छोटे समूह में शिक्षा, प्रेम सहयोग सहानुभूति पूर्वक शिक्षा, ठीक है ना। इसके अलावा इनको व्यवसायिक शिक्षा दें ताकि अपना ये जीवन यापन कर सकें। व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा ताकि अपना ये बेरोजगार नहीं रहें। हस्त कौशल की शिक्षा इनके लिए भी होती है और मंद बुद्धि के लिए भी होती है, लेकिन दोनों ऑप्शन आ जाएं तो मंद बुद्धि ज्यादा सही याद रखना पिछड़े बालक की अपेक्षा, ठीक है। ये मैं मंद बुद्धि में चर्चा कर लूंगा। हस्त कौशल शिक्षा का उत्तर रिट में आया हुआ प्रश्न मंद बुद्धि माना गया था, जबकि ऑप्शन में भी था, जबकि इनको भी दी जाएगी लेकिन ज्यादा बेटर उनके लिए व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है। और सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा, सामाजिक व नैतिक, क्योंकि ये समाज विरोधी व्यवहार करते हैं इसलिए सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा इन बच्चों को अपन देंगे। ये इनका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये इनकी शिक्षा है, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी इन बच्चों को अपन देंगे, व्यवसायिक शिक्षा भी इनको देंगे ताकि ये कुंठित नहीं हो, बेरोजगार नहीं रहें। हस्तकौशल की शिक्षा भी इनको देंगे, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा इनको अधिकतम पढ़ाएंगे। इनके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। ये क्यों कमजोर मान रहे हैं, क्यों इनमें हीन भावना आ रही है, तो उसको निदानात्मक उपचारात्मक विधि का अपन प्रयोग करेंगे। तो बेस्ट पॉजिटिव सोचते हुए हमें उत्तर देना है, हर चीज को सकारात्मक तरीके से हमें उत्तर देना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से पिछड़े बालक है, छोटा सा बच्चा है, कुछ भी विशेष नहीं है। सिरिल बर्ट याद करके जाओ, उसकी डेफिनेशन याद करके जाओ, शिक्षा अंक याद करके जाओ, ठीक है। बुद्धि लब्धि 80 से 90 याद करके जाओ और बाकी चीजें नॉर्मल से हैं, कोई विशेष नहीं। ये बिंदु यहां समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम मंद बुद्धि बालक की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।